ये कहानी एक गरीब लड़की प्रीति की है। प्रीति 6 वर्ष की थी जब उसके माता पिता एक दुर्घटना में उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। वो 6 साल ही मासूम बच्ची अपना पालन पोषण करने के लिए फूल बेचा करती थी, लेकिन वो फूल बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहती थी। वो ड्रेस पहनकर स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी ताकि वो पढ़ लिख कर अफसर बन जाए, लेकिन फूल बेचकर उसे ज़्यादा पैसे कहाँ मिलते थे। 2 समय का खाना मिल जाए वही प्रीति के लिए बड़ी बात होती थी। ऐसे ही एक दिन प्रीति के पास एक औरत फूल खरीदने आती है। अरे बेटा, तुम्हारे फूल तो बहुत ताज़े ताज़े हैं, बहुत खुशबू आ रही है। ये लो 50 रुपए के दे दो। बेटा, ये किताबें किसकी रखी है? वो आंटी जी, ये किताबें मेरी है क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, इसीलिए फूल बेचने के साथ साथ पढ़ाई भी कर लेती हूँ। गरीब हूँ, ऊपर से अनाथ भी, स्कूल नहीं जा सकती, इसीलिए अपना शौक वैसे ही पूरा कर रही हूँ, वरना तो मेरा भी स्कूल जाने का बहुत मन है। अरे बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मेरी तो आंखें ही नम हो गई। सच कहूँ तो मेरा भी तुम्हारी तरह इस दुनिया में कोई नहीं। तुम्हारा पढ़ाई के प्रति इतना प्रेम, इतना झुकाव देखकर मैं तुम्हें स्कूल ज़रूर भेजूंगी, क्योंकि मैं प्रिंसिपल के यहाँ पर झाड़ू पोंछे का काम करती हूँ। अगर मैं उनसे तुम्हारे लिए सिफारिश करूँगी तो तुम्हें एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। आज के बाद तुम खुद को अनाथ बिल्कुल नहीं कहोगी। मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। कावेरी का अपने प्रति इतना प्यार देखकर प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कावेरी प्रीति के आंसू साफ करती है और उसे अपने साथ अपने छोटे से घर में ले जाती है। और अगले दिन वो काम करने जाती है और अपनी मालकिन से कहती है, मैम साहब, ये प्रीति है, बेचारी अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने इसे अपना नाम दिया है, आज से ये मेरी बेटी है। आपको पता है मैम साहब, ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है, बहुत होशियार है। आज तक स्कूल नहीं गई, लेकिन खुद ही पढ़कर काफ़ी होशियार हो गई है। अगर आप साहब से कहकर इसे स्कूल में एडमिशन दिलवा देती तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी मैम साहब। ठीक है कावेरी, तुम यहाँ पर काफ़ी अरसे से काम कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी इस इच्छा को ज़रूर पूरा करूँगी। प्रीति का एडमिशन हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। प्रीति ये बात सुनकर खुशी से झूम उठती है कि अब वो भी स्कूल जाएगी, स्कूल यूनिफॉर्म पहनेगी, स्कूल बैग टांगेगी और पढ़ने जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। स्कूल में एक सीट खाली होती है। पहले प्रीति का टेस्ट होता है तो वह इस टेस्ट में पास हो जाती है और इसका इतने बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाता है। प्रीति बहुत खुश थी, लेकिन इसी स्कूल में प्रिंसिपल की बेटी भी पढ़ा करती थी जिसका नाम सपना था। वो प्रीति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि प्रीति पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। हमेशा वो टेस्ट में फर्स्ट आया करती थी और सपना सेकंड। प्रीति की वजह से सपना को अपनी सेकंड पोजीशन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब से इस अनाथ लड़की का हमारे स्कूल में एडमिशन हुआ, तब से मेरी सेकंड पोजीशन आ रही है, वरना पहले तो मैं ही फर्स्ट आया करती थी। मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई था ही नहीं, लेकिन ये प्रीति की बच्ची अनाथ, मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ और मैं सेकंड पोजीशन और वो गरीब अनाथ होकर फर्स्ट पोजीशन। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस तरह से सपना अंदर ही अंदर प्रीति से बहुत ही ज़्यादा जलने लगती है और कोई मौका नहीं छोड़ती उसे नीचा दिखाने का और उसके ऊपर हंसने का। सपना क्लास में भी किसी को प्रीति का दोस्त नहीं बनने देती थी। प्रीति अकेले ही लंच करती थी और अकेले ही लंच टाइम में बैठी रहती थी। ऐसे ही एक दिन प्रीति लंच कर रही थी तो सपना अपने दोस्तों के साथ आकर प्रीति का मजाक बनाती है और उस पर हंसती है। देखो दोस्तों, यह गरीब अनाथ हमारे यहाँ जो काम वाली बाई है ना, इसको कहीं सड़क पर पड़ी मिली थी। वो पापा के आगे किड़किड़ाई, उनके पैर पड़ी थी, तब जाकर तो इसे इतने बड़े स्कूल में एडमिशन मिला है, वरना तो यह अनाथ पहले की तरह फूल बेच रही होती। ताजे ताजे फूल ले लो, फूल ले लो।
जैसे पहले भेजा करती थी। वो तो पापा को दे आ गई इस अनाथ का हमारे स्कूल में एडमिशन हो गया। सपना, मैं तुम्हारे पापा की आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस स्कूल में आने का मौका दिया। लेकिन मैं इस स्कूल में इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट पास किया। अगर मैं इस टेस्ट में फेल हो जाती तो तुम्हारे पापा चाहकर भी मेरा एडमिशन इस स्कूल में नहीं कर पाते। इसीलिए इस स्कूल में मैं अपनी मेहनत से आई हूँ। इतना कहकर प्रीति चली जाती है। इस अनाथ लड़की की तो मुझे अकल निकालनी होगी। देखो तो गरीब अनाथ मुझे कैसे जवाब देकर गई। इसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। देख लेना, मैं भी सपना हूँ सपना, तुझे सबक जरूर सिखा कर रहूंगी। ऐसे ही समय का पहिया घूम रहा था और एग्जाम आने वाले थे। प्रीति जिस तरह से सभी टेस्ट में फर्स्ट आया करती थी, इसी तरह वो एग्जाम में भी फर्स्ट आना चाहती थी। वो रात दिन मेहनत करती थी। प्रीति को इस तरह से मेहनत करते देखकर कावेरी बहुत खुश होती है। वो उससे कहती है, प्रीति बेटा देखना, इस एग्जाम में भी तुम ही फर्स्ट आओगी। तुम्हारी कड़ी मेहनत जरूर रंग लाएगी और तुम मेरा नाम जरूर रोशन करोगी। लेकिन बेटा, पढ़ाई के साथ साथ खाना भी तो ज़रूरी है। पढ़ाई के आगे तुम तो खाने को भूल ही जाती हो। चलो खाना खाओ। मेरी प्यारी माँ, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकती कि आपने इस अनाथ लड़की को स्कूल जाने का मौका दिया। अगर आप मुझे ना मिलती तो मुझे स्कूल जाने का मौका मिलता ही नहीं। अब देखना, मैं आपका नाम जरूर रोशन करूँगी। खबरदार प्रीति, अगर दोबारा से खुद को अनाथ कहा, एक तरफ माँ भी कहती हो और दूसरी तरफ अनाथ कहती हो, और मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। ये तो तुम्हारी अपनी मेहनत है जिसका तुम्हें प्रणाम मिल रहा है। कावेरी के कहने पर प्रीति खाना खा लेती है और फिर दोबारा से पढ़ाई करने लगती है। जहाँ प्रीति दिन रात पढ़ रही थी, वहीं सपना प्रीति को स्कूल से निकालने का प्लान बना रही थी। और ऐसे ही सोचते सोचते सपना के जहन में एक खतरनाक प्लान समझ में आ जाता है। अरे वाह सपना, तुम्हारा क्या कहना। इस तरह से तो वो अनाथ स्टूडेंट हमेशा हमेशा के लिए हमारे स्कूल से चली जाएगी और फिर मैं कभी सेकंड नहीं आया करूँगी, हमेशा फर्स्ट आऊँगी। इस तरह से सपना बहुत सारी चीट बना लेती है और बहुत खुश होती है। कुछ दिनों के बाद एग्जाम आ जाते हैं। सभी बच्चे हॉल में बैठकर एग्जाम दे रहे थे। टीचर सभी बच्चों के ऊपर नजर रख रही थी। प्रीति का सारा ध्यान अपने पेपर पर था कि तभी सपना टीचर से नजर बचाकर वो सारी चिट प्रीति के डेस्क के नीचे फेंक देती है। कुछ समय बाद टीचर की नजर उन चिट पर जाती है। वो प्रीति से कहती है, प्रीति, तुम अपने साथ इतनी सारी चिट लेकर आई हो, तभी तुम्हें कहूँ कि इतनी जल्दी जल्दी तुम पेपर कैसे कर रही हो। नहीं नहीं मैम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है कि सब तो मुझे याद था, तभी मैंने लिखा है। मैंने कोई चीटिंग वीटिंग नहीं की। मुझे नहीं पता मैम, ये चीटिंग मेरे डेस्क के नीचे कहाँ से आई। मेरा विश्वास कीजिए मैम, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। टीचर को प्रीति की बात पर विश्वास नहीं होता। वो कावेरी को बुला लेती है। प्रिंसिपल भी आ जाते हैं। प्रिंसिपल कावेरी से कहते हैं, कावेरी, मैंने तुम्हारे कहने पर इतने बड़े स्कूल में एडमिशन तो दे दिया, लेकिन ये अनाथ तुम्हारा इस तरह से नाम रोशन करेगी चीटिंग करके। इसने तो पूरे स्कूल का नाम ही खराब कर दिया। ले जाओ इस अनाथ को अपने साथ, ये पढ़ने के लायक ही नहीं। सपना ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वो जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा था। कावेरी प्रीति को अपने साथ घर ले आ जाती है और जब प्रिंसिपल घर आते हैं तो कावेरी प्रिंसिपल से कहती है, साहब जी, मेरी प्रीति ने कोई चीटिंग नहीं की। वो तो सपना प्रीति से जलती थी, इसीलिए उसने इसे फंसाने के लिए ये सब किया। मैं चाहती तो सपना की सच्चाई उस वक्त सबके सामने ला सकती थी, लेकिन मैंने आपके यहाँ का नमक खाया है। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी इस छोटी सी गलती की वजह से आपका भविष्य खराब हो जाए। सपना, मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर प्रीति को फंसाने के लिए ये सब किया है। कावेरी ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था कि तुम प्रीति से जलती हो, लेकिन तुम जलन में इतनी आगे चली जाओगी। बेटा, विद्या तो एक ऐसी चीज़ है जो कोई किसी से नहीं छीन सकता। तुम्हें तो प्रीति का साथ देना चाहिए कि एक अनाथ लड़की कैसे हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रही है। चलो जल्दी से प्रीति से माफ़ी मांगो और इनका बड़ापन तो देखो कि इन्होंने सच्चाई किसी को भी नहीं बताई। सपना को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है
और वह प्रीति से माफ़ी मांगती है। प्रीति इसको माफ़ कर देती है। अब वह बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। इस तरह एक अनाथ लड़की अपनी मेहनत से एक बड़ी अफसर बन जाती है और अपनी माँ के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। एक दिन अनन्या अपने लिए घास का ड्रेस बना रही थी। वो जंगल से नए नए घास चुनकर लाया करती थी और अपने लिए घास का ड्रेस बनाया करती थी। तभी एक दिन अनन्या की सास शंकुतला उसे कहती है, अरे बहू, कब तक तू ऐसे घास वाले ड्रेस पहनती रहोगी? गली मोहल्ले के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं आज ही बाजार से तेरे लिए ढंग का कपड़ा ले आती हूँ। कम से कम तेरे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तो होना चाहिए ना। नहीं माँ जी, इस घास वाले ड्रेस से हमारे आदिवासी संस्कार झलकती है। माँ जी, ये तो हमारी पुरानी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। माँ जी, मुझे नौकरी करने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। मैं घर बैठे भी पैसे कमा सकती हूँ। बहू, तू घर बैठे पैसे कैसे कमा लेगी? तू तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। तुझे बाहर किसी के घर जाकर झाड़ू पोछा करना होगा। तभी अनन्या का पति रवि वहाँ पर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, आपको पता है अनन्या बहुत अच्छे कपड़े सीना जानती है। ये लड़के और लड़कियाँ दोनों का ड्रेस बना सकती है। माँ, अनन्या ने मेरे लिए भी ड्रेस सिया है जब मेरा जंगल में एक्सीडेंट हुआ था। रवि एक प्राइवेट इंजीनियर था और गर्मी की छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ जंगल की सैर को गया था। वहाँ रवि का एक्सीडेंट हो गया था और वह पहाड़ों से गिरता हुआ नीचे आदिवासी की बस्ती में गिरा था और अपने दोस्तों से बिछड़ गया था। उसी समय अनन्या के पिता मुकेश की नज़र रवि पर पड़ी और वो रवि को उठाकर अपने घर ले आए। तब अनन्या ने रवि की बहुत सेवा की और उसे जड़ी बूटी दवाई से ठीक कर देती है। इस हादसे में रवि के कपड़े बुरी तरह से फट गए थे। तभी अनन्या ने रवि के लिए सिलाई मशीन पर नए कपड़े सिए थे। अनन्या दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। इसी वजह से रवि को अनन्या से प्यार हो जाता है और वो उसे प्रपोज कर देता है। इसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद रवि और अनन्या दोनों शहर आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद रवि की नौकरी छूट जाती है। नौकरी छूट जाने के बाद इनके हालात खराब हो जाते हैं। ऐसे में अनन्या और शंकुतला घर का खर्च जैसे तैसे चलाने लगे थे, लेकिन अब सारी जमा पूंजी भी खत्म होने लगी थी। शंकुतला को इस बात की चिंता सता रही थी कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी अनन्या कहती है, माँ जी, मेरे घर पर सिलाई मशीन रखी हुई है। मैं पिताजी से बात करके सिलाई मशीन यहाँ बुलवा लेती हूँ, क्योंकि आपकी वाली सिलाई मशीन तो खराब हो चुकी है। बहू, मशीन तो मंगवा लोगी, लेकिन कपड़े कहाँ से लाओगी? माँ जी, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हुए हैं। हम उन पैसों से कपड़े खरीद लेंगे। ठीक है बहू, तू जल्दी ये काम शुरू कर दे। अनन्या घर फोन करके अपने पिताजी से सिलाई मशीन मंगवा लेती है और रवि को कहकर कुछ कपड़े सस्ते सस्ते से मंगवा लेती है। कपड़े देखकर अनन्या की सास बोलती है, अरे बहू, ये तो बहुत ही सस्ते कपड़े हैं। माँ जी, एक बार इन कपड़ों को सिल तो जाने दीजिए, फिर आपको ये कपड़े भी महंगे लगने लगेंगे। अनन्या उन सस्ते कपड़ों से लड़कियों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े तैयार करती है। अनन्या के सिले हुए ड्रेस देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू, ये कपड़े तो सच में बहुत महंगे लगने लगे हैं। एक ड्रेस की कीमत 1000 रुपए से कम नहीं होगी। अनन्या बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। माँ जी, अब मैं इन कपड़ों को बाजार में बेचने जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, बेच आना, लेकिन बाजार जाने के लिए पहले अपने लिए तो कुछ कपड़े सी ले। अरे माँ जी, मुझे अपने लिए कपड़े सीने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपने इस घास वाले ड्रेस में ही बाजार जाऊंगी। हाय हाय बहू, ये तू कैसे बातें कर रही है? अब यही दिन देखना रह गया था क्या कि मेरी बहू घास के ड्रेस पहनकर बाजार जाएगी? अरे लोग मुझे क्या कहेंगे? अरे माँ, घास वाले ड्रेस में क्या खराबी है?
अगर अनन्या घास वाले ड्रेस पहनकर बाजार जाएगी तो लोग इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे और इससे कपड़े खरीदने आएंगे। तभी तो अनन्या के सिले हुए कपड़े बाजार में ज्यादा बिकेंगे। शायद तू ठीक कह रहा है बेटा। इसके बाद अनन्या अपने घास वाले ड्रेस में बाजार जाती है और रोड के किनारे बैठकर अपने सिले हुए कपड़े बेचती है। आओ आओ, सेल लगी है, सेल 50% डिस्काउंट पर कपड़े ले जाओ। 2000 वाले कपड़े सिर्फ 1000 रुपए में ले जाओ, सेल लगी है, सेल। अनन्या की आवाज़ सुनकर आने जाने वाले राहगीर उसकी तरफ देखने लगते हैं। शहर में रहने वाले लोगों ने कभी किसी को घास वाले ड्रेस में नहीं देखा था। लोग जब उसको देखने आते हैं तो उनकी नज़र अनन्या के बनाए कपड़ों पर पड़ती है। वो लोग उससे कपड़े खरीदने लगते हैं। तभी एक औरत अनन्या से कहती है, अरे बहन जी, ये ड्रेस क्या आपने सिए हैं? जी मैम साहब। अरे वाह, ये तो मेरी बेटी पर बहुत सुंदर लगेगी। ऐसे करो, तुम ये ड्रेस पैक कर दो। अनन्या उसको वो ड्रेस पैक करके दे देती है और वो औरत खुशी खुशी उसको 1000 रुपये दे देती है। थोड़ी ही देर में एक लड़की आती है और अनन्या से कहती है, अरे ओ घास वाली, ऐसे करो कि मुझे ये वाला ड्रेस पैक कर दो। ये लीजिए मैम साहब आपकी ड्रेस। ऐसे ही एक एक करके अनन्या की सारी ड्रेस बिक जाती है। अनन्या के बिजनेस का पहला दिन बहुत ही अच्छा रहा और वो खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। अनन्या को देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू, तुम खाली हाथ आई हो, तेरे सारी ड्रेस कहाँ चली गई? माँ जी, वो सारी ड्रेस तो बिक गई। क्या सारी ड्रेस बिक गई? जी माँ जी, आज की पूरी कमाई पूरे 15,000 रुपये हैं। अब कल मैं और ढेर सारी ड्रेस बनाऊंगी। दूसरे दिन अनन्या शर्ट और पैंट सीती है और उनको बेचने के लिए बाजार जाती है। दूसरे दिन भी अनन्या अपने घास वाले ड्रेस में ही थी। इस दिन भी उसे देखने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तभी एक लड़का अनन्या के पास आता है और वो इससे कहता है, अरे वाह, आप लड़कों के ड्रेस भी सीती हैं? हाँ भाई साहब, मैं छोटे बच्चों के लिए भी कपड़े सीती हूँ। आप मेरे लिए ये पैंट शर्ट पैक कर दे, मैं इन्हें ले जाकर अपने पिताजी को बताऊंगा। मेरे पिताजी की कपड़ों की फैक्ट्री है। अगर उनको आपके सिले हुए कपड़े पसंद आ जाएंगे तो आपको उनकी फैक्ट्री में काम भी मिल जाएगा। ठीक है भाई साहब, ये लीजिए आपके कपड़े और ये लीजिए आपके 1000 रुपये। और आप ये मेरा कार्ड भी रख लीजिए। कल सुबह आप मेरे नंबर पर कॉल कर लेना। उस दिन अनन्या के सारे कपड़े फटाफट बिक जाते हैं। अनन्या पैसे लेकर घर आ जाती है। घर आकर अनन्या अपनी सास और रवि को सारी बात बताती है। अनन्या की सास कहती है, अरे वाह अनन्या बहू, तुझे तो अब शहर के लोग पहचानने लगे हैं और तुझे तो अब फैक्ट्री में काम भी मिल जाएगा। हाँ माँ जी, ये सब आपके आशीर्वाद से ही तो हुआ है। अरे बहू, अब तो तुम अपने लिए कुछ कपड़े सी ही लो। माँ जी, लोग मुझे घास वाले ड्रेस की वजह से ही पहचानने लगे हैं और मेरे इसी कपड़ों की वजह से मेरे पास आते हैं। और फिर इस घास वाले ड्रेस में बुराई ही क्या है? ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। दूसरे दिन अनन्या उस लड़के के नंबर पर फ़ोन करती है और वो लड़का कहता है, हाँ बहन जी, मेरे पिताजी को आपके सिले हुए ड्रेस बहुत पसंद आए हैं। आप मेरे पिताजी से मिलने उनके ऑफिस चली जाओ, मैं भी आपसे वहाँ ही मिलूंगा। अनन्या उस लड़के के पिताजी से मिलने उनके ऑफिस जाती है। उस दिन भी अनन्या ने वही घास वाला ड्रेस पहना हुआ था। ऑफिस के सारे लोग अनन्या को ही देख रहे थे। तभी वो लड़का अनन्या के पास आता है और अनन्या से कहता है, हाय, मेरा नाम दीपक है, ये मेरे पिताजी का ऑफिस है। चलो मैं आपको अपने पिताजी से मिलवाता हूँ। दीपक अनन्या को अपने पिताजी से मिलवाता है। दीपक के पिताजी अनन्या को अपने कंपनी में ड्रेस डिज़ाइनर का काम दे देते हैं। अनन्या एक ड्रेस डिज़ाइनर बन चुकी थी। अब हर रोज़ वो ऑफिस आती और मन लगाकर काम करती थी। अनन्या अपने घास वाले ड्रेस में ही ऑफिस आया करती थी। एक दिन दीपक के पिता अनन्या से कहते हैं,
अनन्या, ये तुम्हारी घास वाली ड्रेस हर किसी को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है। तुम एक ऐसी ही घास वाली ड्रेस बनाओ जिसमें आर्टिफिशियल घास लगी हो, शायद वो लोगों को पसंद आ जाए। अरे, मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं आज ही एक ऐसा ड्रेस बना दूंगी। अनन्या उसी दिन कपड़े का एक लहंगा बनाती है जिसमें आर्टिफिशियल घास लगाती है। अनन्या का वो लहंगा जब बाजार में आता है तो लोग खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। तभी दुकानदार कहता है, अरे अरे, लेकिन ये लहंगा तो एक ही पीस है, इसीलिए किसी एक को ही मिलेगा। हर कोई अनन्या का बनाया हुआ घास वाला लहंगा खरीदने के लिए अतावला हुआ चला जा रहा था, लेकिन वो लहंगा किसी एक को ही मिल सकता था। लोग इनको वैसा लहंगा लाने के लिए डिमांड करने लगे। अब बाजार में अनन्या के बनाए हुए घास वाले ड्रेस की खूब मांग बढ़ गई। अनन्या के पास अब हजारों लहंगे बनाने का ऑर्डर आ गया था। अनन्या दिन रात मेहनत करने लगी। तभी दीपक के पिता अनन्या से कहते हैं, अनन्या, तुम्हारी वजह से कंपनी का लाखों का प्रॉफिट हुआ है। इसी वजह से कंपनी ने तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर पूरे 90,000 कर दी है। अनन्या ये सुनकर बहुत खुश होती है और घर आकर ये खुशखबरी अपनी सास शंकुतला और पति रवि को बताती है। तभी रवि अनन्या से कहता है, अनन्या, शहर में जिसे देखो तुम्हारे घास वाले ड्रेस पहनकर फिर रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी ड्रेस इतनी स्टाइलिश बन जाएगी। हाँ अनन्या बहू, अब तो मुझे भी तेरी घास वाली ड्रेस अच्छी लगने लगी है। अनन्या रवि से कहती है, अब तुम्हें भी मेरे कामों में मेरी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन अनन्या, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे तो सिलाई आती ही नहीं। अरे, तुम्हें सिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अपने खुद के कपड़ों की फैक्ट्री खोल लें। लेकिन अनन्या, इसके लिए तो हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। रवि, वो सब तो हो जाएगा। हम कंपनी के नाम पर लोन ले लेंगे और धीरे धीरे वो लोन चुका देंगे। लेकिन तुम्हें हमारी कंपनी संभालनी होगी। ठीक है अनन्या, मैं इसके लिए तैयार हूँ। दूसरे दिन अनन्या बैंक से लोन लेकर अपने काम की शुरुआत करती है और कुछ ही दिनों के अंदर वो अपने कपड़ों की फैक्ट्री खोल लेती है। अनन्या अपनी फैक्ट्री में खुद ही कपड़े सीती थी। अनन्या और रवि कड़ी मेहनत करके शहर में अपनी फैक्ट्री का नाम रोशन करते हैं। अनन्या के कपड़ों की मांग अब दूसरे शहरों में भी आना शुरू हो गई थी। अब धीरे धीरे अनन्या की कमाई बढ़ने लगी थी। अनन्या बैंक का लिया हुआ लोन चुका देती है। अब अनन्या का बनाया हुआ ड्रेस विदेश में भी बिकने लगा था। तभी रवि अनन्या से कहता है, तुम्हारी मेहनत के कारण आज तुम्हारा नाम विदेशों में भी रोशन हो गया है अनन्या। रवि, ये सब मैं अकेले नहीं कर पाती। मेरे इस काम में तुमने और माँ जी ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी और माँ जी के आशीर्वाद से हूँ। अनन्या ने अपनी मेहनत के बल पर अपने पूरे परिवार को मुश्किल समय से बाहर निकाला और सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार का नाम भी रोशन कर दिया।